अस्सलाम वालेकुम, आदाब। एक जानिब पूरी दुनिया के साथ साथ भारत कोरोना वबा से परेशान है, लेकिन साथ ही जानबूझकर पैदा की जाने वाली हलचलें भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। हम लोग पिछले कुछ दिनों से सेव लक्षद्वीप के नारे सुन रहे हैं। लक्षद्वीप जो कि भारत की एक यूनियन टेरिटरी है, जहां वो इलाका जो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जहां पर जनता अपनी सरकारें नहीं चुना करती बल्कि लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर बिठाए जाते हैं। और इसके सिलेक्शन का पूरा पूरा इख्तियार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रपति के पास होता है, एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। और भारत के राष्ट्रपति यहाँ पर अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा करते हैं। लक्षद्वीप में फ़िलहाल रामनाथ कोविंद जी, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने दमन दीव जो एक और यूनियन टेरिटरी है, उसके एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल को एडिशनल चार्ज दिया है। लेकिन चूंकि प्रफुल्ल पटेल जी बीजेपी से हैं और इससे पहले गुजरात के होम मिनिस्टर रह चुके हैं, वैसे ये बता दें, हम सब जानते हैं कि गुजरात के होम मिनिस्टर्स हमेशा से ख़ास रहे हैं, जो जहां जाते हैं वहां हलचल पैदा कर देते हैं। फिलहाल प्रफुल्ल पटेल ने लक्षद्वीप के हेड होने के नाते कुछ क़वानीन लागू किए हैं, कुछ बिल्स पास किए, जिसने ना सिर्फ लक्षद्वीप में बल्कि पूरे देश में एक बेचैनी पैदा की है। वैसे हो सकता है कि कोरोना के जैसे हालात चल रहे हैं, जहां पर रोना भी अब काम नहीं आ रहा है, वहां ट्विटर पर रेड और लक्षद्वीप के इश्यूज़ की ज़रूरत तो थी ही। हमेशा की तरह जनता जो इन रिफॉर्म्स के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रही है, वो इससे एंटी पीपल कह रही है, और प्रफुल्ल पटेल जी और उनके साथ खड़े होने वाले लोग इसे डेवलपमेंट रिफॉर्म और एक्शन अगेंस्ट करप्शन बता रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से क़वानीन लाए गए हैं जिससे ये हलचल पैदा हुई है, ये माहौल बना है। लक्षद्वीप इंडियन स्टेट केरला के बिल्कुल करीब में है, और ऐसा कहा जाता है कि लक्षद्वीप और केरला के लोग बहुत करीब हैं, बल्कि ये बात भी कही जाती है कि लक्षद्वीप के हर आदमी का एक घर केरला में भी मौजूद है। एडमिनिस्ट्रेटर साहब प्रफुल्ल पटेल ने जो कानून लाया है उसका नाम है लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021 एल्डार, जिसके तहत प्रफुल्ल जी को ये पावर मिल जाएगा या एडमिनिस्ट्रेशन को ये पावर मिल जाएगा कि टाउन प्लानिंग के नाम पर वहाँ के बसने वालों को उनकी ज़मीनों से कभी भी हटा सके। प्रफुल्ल पटेल ने लक्षद्वीप के रोड्स को बड़ा करने का ऑर्डर भी इसके साथ दे दिया है, और इसके रास्ते में जिस किसी की प्रॉपर्टी आएगी वो तोड़ दी जाएगी। जबकि लक्षद्वीप में बहुत कम गाड़ियां हैं और इनमें से टू व्हीलर ज़्यादा हैं, ये समझने की ज़रूरत है रोड को बड़ा करने की वजह क्या है। दूसरी जानिब इन बिल्स को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि जिसके ज़रिए प्रफुल्ल पटेल लक्षद्वीप की ज़मीनें कॉरपोरेट्स को दे देना चाहते हैं, क्योंकि ज़मीन के इस बिल में ये बात कही गई है कि इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन या डेवलपमेंट की खातिर भी लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा किया जा सकता है, उन्हें सरकार अपने हाथ में ले सकती है। पता नहीं बीजेपी सरकार अब किस कॉरपोरेट से वादा पूरा करना चाहती है जिसकी भेंट लक्षद्वीप चढ़ने वाला है। दूसरा कानून जो पास किया गया है वो है प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट, पासा। इसे जनवरी 2021 में पेश किया गया था, जो सरकार को ये पावर देता है कि वो किसी भी इंसान को बिना वजह बताए कम से कम 1 साल के लिए जेल में डाल सकती। ये बिल्कुल हमारे पास के NSA या पोटा की तरह का है, जहाँ सरकारें अपने पावर का बेजा इस्तेमाल करती हैं। प्रफुल्ल पटेल ने लक्षद्वीप में क्राइम ख़त्म करने की ख्वाहिश के साथ इस कानून को लागू किया। तो आइए ज़रा लक्षद्वीप के क्राइम का हाल देख लेते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB 2019 जो सरकारी डेटा होता है, उसके हिसाब से पूरे मुल्क में सबसे कम जुराइम वाले जो इलाके हैं उनमें लक्षद्वीप शामिल है। इस डेटा के हिसाब से आपको हैरत होगी कि लक्षद्वीप में 2019 में एक भी मर्डर, किडनैपिंग, रेप, रॉबरी या डकैती का केस दर्ज नहीं किया गया या नहीं पाया गया। इससे तो ऐसा लगता है कि ये कानून लाना असल में एंटी सोशल है। लोगों का कहना है कि पीसफुल लक्षद्वीप में ये लोगों को डराने की एक कोशिश। इन क़वानीन के ज़रिए एडमिनिस्ट्रेटर और दूसरे सरकारी अफसरान को पूरा पावर मिलता है कि वहाँ बसने वालों को उनकी ज़मीनों से निकाल सके और जिसे चाहे उसे जेलों में ठोंस सके। इनके अलावा जो और क़वानीन सरकार ने पास किए हैं, इनमें एक तो ये है कि जिसमें सरकार ने वहाँ के स्कूलों में जो लंच सर्व किया जाता था बच्चों को, उसमें नॉनवेज खाना देने पर पाबंदी लगा दी। ये खौफ वहाँ के शहरियों में इस मामले से को लेकर है कि इसके ज़रिए सरकार पीछे के दरवाजे से बीफ बैन लाना चाह रही है। ये बात भी जान लेनी चाहिए कि देखिए, लक्षद्वीप की जितनी आबादी है उसका मोर देन 96% मुस्लिम आबादी। तो जो अलग थलग से बना हुआ एक द्वीप है जहाँ की आबादी तकरीबन मुस्लिम है, वहाँ फैशिज़म का ये हथकंडा चलाते हुए लोगों को परेशान करने का अमल जारी। इस तरह के क़वानीन साफ इस बात का इजहार है। इसके अलावा वहाँ पंचायत इलेक्शन होने वाले हैं,
इससे मुताल्लिक़ प्रफुल्ल पटेल ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत वो लोग इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, बल्कि जिनके होंगे उनकी ग्राम पंचायत की मेंबरशिप भी रद्द कर दी जाएगी। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि इस नोटिफिकेशन का असर सरकारी नौकरियों पर भी पड़ने वाला है। वैसे इतने मसले सुनने के बाद ये मत सोचिए कि बात अभी ख़त्म हो गई है, बल्कि अभी और भी कुछ बाकी है। अभी परेशानियां, अभी इश्यूज़ लक्षद्वीप में और भी बाकी है जो चर्चा का मौजू है। इन बिल्स के अलावा हमारे एडमिनिस्ट्रेटर ने एक और हलचल मचाई है, वो ये कि प्रफुल्ल जी ने लक्षद्वीप में कोरोना प्रोटोकॉल्स में बहुत ज़्यादा ढील दे दी। लक्षद्वीप में अब तक ये बात तय थी कि जो कोई लक्षद्वीप में दाखिल होगा इस पैंडमिक के दौर में जहां पूरा मुल्क अभी परेशान है, उसे कम से कम 14 दिन के क्वारंटाइन का अरसा गुजारना लाजमी होगा। लेकिन प्रफुल्ल पटेल ने उसको अमेंड करते हुए, उसको चेंज करते हुए ये हुक्म जारी किया है कि अब RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट भी काफ़ी होगी लक्षद्वीप में दाखिल होने के लिए। इस वक्त वहाँ के लोगों के नज़दीक कोरोना का कहर बढ़ने का ख़तरा बहुत ज़्यादा है। जहाँ ऐसी जगह जहाँ पिछले साल हम देखते हैं कि 2020 में जब पूरा मुल्क कोरोना से परेशान था, तब वहाँ कोरोना का एक भी केस नहीं आया था, लेकिन इस साल अब तक 5000 के आसपास केसेस आ चुके हैं। अब हो सकता है कि आप ये कह सकें कि सिर्फ 5000 केसेस के आसपास जो केसेस आए उनसे कौन सी बड़ी टेंशन की बात है। यहाँ खुद हमारे शहर में 2 से 3 दिन में तकरीबन इतने केसेस आ जाते हैं। तो उसके लिए आप जान लें कि लक्षद्वीप की कुल आबादी कुछ 64,000 के आसपास है। तो 64,000 की आबादी वाले इलाके में अगर इन चंद दिनों में 4,500-5,000 के आसपास कोरोना के केसेस आ जाते हैं तो वहाँ तकलीफ़ या परेशानी का मामला तो होगा। आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग क्यों परेशान हैं। इसमें प्रफुल्ल जी का सिचुएशन को ना समझते हुए या उसका ठीक से अंदाज़ा ना लगाते हुए कंडीशंस को रिलैक्स कर देना, इस पर लोगों की परेशानी जायज़ महसूस होती है। ये भी अंदाज़ा लगाएं कि दूसरी जगह लोग जो हैं लॉकडाउन के ख़िलाफ़ है, यहाँ लोग लॉकडाउन को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, स्ट्रिक्ट कंडीशन को सपोर्ट करना चाह रहे हैं और सरकार रिलैक्स कर दे रही है चीज़ों को। दूसरी जानिब हमें ये भी देखना है कि जो बिल्स जनवरी में लॉन्च किए गए थे, इन पर आज देश में क्यों एहतजाज हो रहा है। ये तब मुमकिन हुआ, ये तब पॉसिबल हुआ जब केरला के मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट एलामरम करीम ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को एक ख़त लिखकर कहा कि वहाँ के क़वानीन से नंबर 1 बहुत सारे मज़दूरों की नौकरियाँ चली गई हैं। साथ ही वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सारे मछुआरों के सामान को तोड़ दिया जिससे वो बेरोज़गार हो गए। मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट ने एक और बहुत अहम इल्ज़ाम लगाया था कि एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल ट्रांसपोर्ट को, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट टाइप या मटेरियल सेल परचेस होता है, उसे केरला के बेपूर से हटाकर कर्नाटक के मैंगलोर ले जा रहे हैं, जो कि बीजेपी रन स्टेट है। केरला मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट के अलावा इस एहतजाज को एक्टर पृथ्वीराज और फुटबॉलर CK विनीत ने भी सपोर्ट किया है। आप देख सकते हैं कि जो मशहूर लोग होते हैं, जिन्हें लोग पसंद करते हैं, जब वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हैं तो कितना फ़र्क पड़ता है। वरना आवाज़ें तो काफ़ी दिनों से उठ रही थी, लोग काफ़ी दिनों से बेचैनी का इजहार कर रहे थे, लेकिन अब जाकर ये पूरे देश में मशहूर हुई है, मुद्दा बना है। तो ये थी लक्षद्वीप की बात। अब आइए चलते चलते ज़रा मुल्क के कोरोना के हालात जो हैं उन्हें देख लेते हैं। मुल्क में कोरोना के हालात बहुत ख़राब हैं। ये भी हमारे सामने है कि इस सिचुएशन में इंसानी जानों को बचाने के बजाय हमारा जो सरकारी मीडिया है, जिसे आजकल गोदी मीडिया का नाम दिया जाता है, और सरकार अब भी, और जो सरकारी नेता है वो इसको आज भी छुपाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे ऐसे मंज़र देखने में आ रहे हैं जो एक विश्व गुरु में कभी नहीं हो सकते हैं, ना होने चाहिए थे। हमने वीडियोस के ज़रिए अस्पतालों में और रास्तों पर न सिर्फ लाशें लावारिस पड़ी देखी, बल्कि इन लाशों को कुत्तों को खाते हुए भी देखा है। लोगों को रास्तों पर ऑक्सीजन, अस्पताल में बेड के लिए तड़पते और मरते देखा है। और ये हाल तब है जब मुल्क की एक बड़ी तादाद कोरोना को हकीकत मानने को आज भी तैयार नहीं। अगर मान लेती और अस्पतालों की जानिब दौड़ती तो शायद मुल्क में ज़लज़ला आ जाता। हद तो यह है कि हमको पूरे मुल्क से मरने वालों की तादाद को छुपाने की खबरें मिली। शुरुआत गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से हुई। आप दैनिक जागरण, भास्कर की वो खबरें देख सकते हैं। फ़र्क इतना कि हैरान कर दे। अस्पतालों से मरने वालों की तादाद अलग और शमशानों में जलने और क़ब्रस्तानों में दफन होने वालों की तादाद अलग। इसलिए कि जो लोग कोरोना के हालात पर साइंटिफिक नज़र बनाए हुए हैं, उनकी रीडिंग बताती है कि भारत में जो अब तक कोरोना से मौतें बताई जा रही हैं वो असल तादाद, एक्चुअल क्वांटिटी से बिल्कुल कम है। भारत में जो लोग जितने इन्फेक्ट हुए हैं ब्लड टेस्ट करवाने के बाद, तो दी न्यूयॉर्क टाइम्स, हम जानते हैं कि अमेरिका का एक बहुत मशहूर अखबार है और हमेशा से इसने एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार की सच्चाइयों को सामने लाया है जो छुपाने की कोशिश की जाती है। तो इस अखबार के
दो अहम लोग रिपोर्टर्स लज़ारो गोमियो और जेम्स ग्लैंज ने एक रिपोर्ट शाये की है जिसमें हिंदुस्तान के हालात पर डिस्कशन किया है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक असल मौतों की तादाद जो बताई जा रही है उससे बहुत ज़्यादा है। बताई जा रही तादाद 3 लाख के करीब है, 3 लाख से कुछ ज़्यादा है, 3,07,000 अब और बढ़ गई होंगी, लेकिन एहतियात से बोले तो कम से कम 6 लाख होंगी। और अगर इंतहाई बुरे हालात माने तो 42 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। बल्कि बात यह है कि जो इन्फेक्टेड केसेस की तादाद है वो भी सही नहीं बताई जा रही। ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक अब तक 2.6 करोड़ लोग कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं, इससे ज़्यादा मुतासिर हो चुके हैं। जबकि इस रिपोर्ट के मुताबिक एहतियात की बात करें, अगर साइंटिफिक डेटा को एनालाइज करें, एक सिस्टम को चेक करें, तो 40 करोड़ से ज़्यादा लोग मुतासिर हो चुके होंगे कम से कम एहतियात के साथ। और अगर इंतहाई बुरे हालात को सामने रखें तो कम से कम 70 करोड़ लोग भारत में कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। हम जानते हैं कि कितने लोग हैं जो इन्फेक्ट होने के बाद भी इसे कोरोना कहने तैयार नहीं, और कितने ऐसे हैं जो टेस्ट और वैक्सीन के करीब भी नहीं आना चाहते। अमेरिका और दूसरे डेवलप्ड नेशंस जहाँ पर मेडिकल इंफ्रा हमसे बहुत बेहतर है, कितना बेहतर है, वहाँ क्या हाल है हम देख रहे हैं। और हमारे पास जहाँ मेडिकल इंफ्रा का इतना बुरा हाल है तो वहाँ ये कैसे मुमकिन हो सकता है। और जब हमारी मीडिया और सरकारों ने इतना कुछ होने के बाद भी सब कुछ छुपाना चाहा तो हमने देखा कि मजबूरन लाशों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। लाशों ने नदियों के पानी में तैर कर मुल्क को हालात बताए। उन लाशों को नदियों के करीब तट पर रेत में दफनाने की जब कोशिश की गई तो किसी ने अपनी आवाज़ के तौर पर हाथ बाहर निकाला तो किसी ने पैर। लेकिन मानो हमारी सरकार अब भी इंसानी जानों की कदर करने और जो बचे हुए हैं उन पर एनर्जी सर्व करने के बजाय हदें पार करते हुए मुर्दों से उनके कफन तक छीनते नज़र आ रही। लाल और पीली रंग की चादरें ओढ़ी वो लाशें ज़बान बंद होने के बावजूद जब अपनी कहानी और सरकार की नाकामी दुनिया को बता रही थी तो हमने देखा कि सरकार ने इनसे उनकी ज़बानें यानी उनका निशान छीनना शुरू कर दिया। लेकिन क्या करें, आजकल आस्था भी पॉलिटिकल हो चुकी है, इसलिए आजकल ऐसे कामों से आस्था को भी ठेस नहीं पहुंचती। आज जो मौतें हो रही हैं कान लगाकर सुनिए, गौर से इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। ये नहीं कहा जा रहा कि कोरोना हो जाने से मौत हो गई है। बहुत कम लोग इस जुमले का इस्तेमाल ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन ना मिलने से, हॉस्पिटल में बेड ना मिलने से, वक्त पर इलाज ना होने से या इंजेक्शन दवाइयाँ ना मिलने से उन्होंने अपनों को खोया है। लेकिन मुझे यकीन है कि न हमारी सरकारों को, न सरकारी मीडिया को और न भक्तों को इससे फ़र्क पड़ने वाला है। इसलिए कि वो एक मशहूर यूट्यूबर है दुबे जी, उन्होंने ख़ुद कहा कि जब तक शायद सबके घर से एक एक के तस्वीर पर माला ना चढ़ जाए उन्हें अकल नहीं आएगी। फिर से जब स्टेट या सेंटर के इलेक्शन आएंगे आप सब गलतियां भूल जाएंगे, ये तमाम माहौल भूल जाएंगे। तब आपको कम्युनल मुद्दा सही लगना लगेगा। आपको आज के हिंदू का ख़तरा नहीं बल्कि उस वक्त के हिंदू का ख़तरा ज़्यादा अहम लगने लगेगा। मानो कोरोना की इतनी मेहनत बेकार जाएगी, इतने लोगों की जानें बेकार जाएगी। आप तब भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात नहीं करेंगे, आप तब भी उन अहम इशूज़ पर बात नहीं करेंगे जो इस मुल्क के अहम इशूज़ होने चाहिए एक आम आदमी की सहूलतों के उन्वान से। इन सारे बवालों को छुपाने के लिए या यूँ कहिए कि अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए इमोशनल अत्याचार के तहत जब हमारे मोदी जी ने आंसू बहा दिए, हालांकि मीडिया ने इसे आज़ाद आंसू बताया, और जब हमें याद है कि किसानों के नेता राकेश टिकैत ने रोया था तो इसे राजनीतिक आंसू बताया गया था। जबकि इलेक्शन कौन लड़ता है, कौन पॉलिटिकल है, ये हमको पता है। और जब हालात इतने ख़राब हैं कि आंसू भी काम ना आए तो लोगों को भटकाने के लिए ट्विटर के ऑफिस पर रेड डाल दी गई, उसे बैन करने की बातें हो रही हैं, या लक्षद्वीप के मुद्दे को लाकर हमारे सामने पटक दिया गया। हालात के साथ साथ हमें ये देखना है कि हमारी सोच ग्रो हो रही है या बेसिकली वो और गड्ढे में गिर रही है। बात ये अहम है। खैर, हम बॉटम लाइन के इस प्रोग्राम के ज़रिए आपके सामने इस तरह की चीज़ें लाते रहेंगे। अगर आपको पसंद आता है तो हमें सपोर्ट कीजिए, और सपोर्ट करने के लिए पैसे वगैरह का मामला नहीं बल्कि सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल के बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। साथ ही शेयर करते रहिए इन वीडियोस को और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने की दरख्वास्त कीजिए। चलिए चलते हैं, खुदा हाफिज़।